गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी आई होप बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से आप सभी की तैयारी चल रही होगी। सभी का स्वागत है दीपक पाठक क्लासेस में। तो हम लोग कर रहे हैं मेरे बच्चे क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की अभी तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। तो 2 क्लास के अंदर मैंने कुछ आप लोगों को एक बेसिक्स बताए हैं। उन बेसिक्स को एक बार हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रिवाइज करने वाले। एंड देन मैंने आपसे प्रोमिसरी नोट पिछली क्लास में पढ़ाया था। मैंने कहा था बुक से हम लोग आज नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले प्रोमिसरी नोट भी पढ़ेंगे एंड देन बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हमारी रिवीजन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो याद करते हैं बच्चे जो भी पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है। मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नेगोशिएबल वर्ड का मतलब बताया था ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब बताया डॉक्यूमेंट। मतलब ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऑल वेल, इसकी एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई, सेक्शन नंबर 13 के अंदर कवर्ड है डेफिनेशन, जो कि ये कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस। देखो जी, इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे तरीकों के होते हैं, लेकिन ये वाला चैप्टर मैंने कहा था मात्र 3 टॉपिक पर, यानी कि 3 ही इंस्ट्रूमेंट के लिए चैप्टर एप्लीकेबल होता है। तो लिखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए प्रोमिसरी नोट, ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अ चेक विच इज पेबल टू ए सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो 3 इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। एक इंस्ट्रूमेंट मेरा क्या है, प्रोमिसरी नोट है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और एक चेक है, जो कि बियरर भी हो सकता है, पेबल टू ए सर्टेन पर्सन भी हो सकता है, और हिज ऑर्डर। क्लियर है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे अगर बियरर लिखा है तो इसका मतलब यह है कि वो इंस्ट्रूमेंट मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफर हो सकता है बिना किसी इंडोर्समेंट के। तो आपको मैंने इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब बताया था। डिलीवरी अलग से, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी अलग से। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पर पेबल टू सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर है तो वो पर्सन उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करेगा इंडोर्स करके एंड देन डिलीवर्ड करके। इंडोर्स मतलब पहले वो अपना नाम काटकर सामने वाले का नाम लिखेगा एंड देन उसको डिलीवर्ड करेगा। बट बियरर इंस्ट्रूमेंट में डिलीवरी के लिए इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ मेयर डिलीवरी हो जाती है। जैसे कि आपके पास रखा हुआ 100 रुपए का नोट। ऑल वेल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ फीचर्स की हमने बात की थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? फ्रीली ट्रांसफरेबल, जिसको आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। बट याद रखना मैच्योरिटी से पहले होना चाहिए। मेरे बच्चे दूसरी बात ये बताई थी, होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमेशा बेटर टाइटल मिलता है HDC, और ये वन ऑफ द यूनिक फीचर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि अगर आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और आपने उसको कंसिडरेशन और गुड फेथ में परचेज किया है, तो बेशक आपने जिससे परचेज किया वो चोरी कर लाया था, बट इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपको पूरा न्याय मिलेगा। मतलब आपको पूरी अपनी पेमेंट मिलेगी। ऑल वेल, फिर हमने कुछ अजम्पशंस की बात की थी। तो कुछ स्टैंडर्ड अजम्पशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोगों को लगाना है। वो स्टैंडर्ड अजम्पशन क्या है? तो सबसे पहली बात, हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेड होगा फॉर कंसीडरेशन। मतलब विदाउट कंसीडरेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई भी वर्थ नहीं होता है। ऑल वेल, दूसरी बात, हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसके ऊपर डेट लिखा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, एक मैच्योरिटी होगी तो मैच्योरिटी कैसे कंसीडर करोगे आप? जब तक इंस्ट्रूमेंट पे डेट नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि मैच्योरिटी पर आज ही मैच्योर हो गया? क्योंकि उस डेट से हम मैच्योरिटी का पता लगाते हैं। ऑल वेल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर एक्सेप्ट किया गया है तो अजम्पशन करेंगे कि ये विद इन रीजनेबल टाइम, डेट आफ्टर इट डेट्स एंड बिफोर इट्स मैच्योरिटी। तो आज ये बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा बहुत अच्छे से। हर ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा तभी करोगे जब मैच्योरिटी होने वाली हो। मतलब मैच्योरिटी से पहले आप मल्टीपल टाइम्स इसको ट्रांसफर कर दो, मैच्योरिटी के बाद आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर है? एंड एवरी होल्डर इज प्रिज्यूम्ड टू बी होल्डर इन ड्यू कोर्स। हर होल्डर जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रोमिसरी नोट। तो पिछली क्लास में बस ये प्रोमिसरी नोट हुआ था, सेक्शन नंबर 4। मैंने कहा था 3 सेक्शन है।
सेक्शन 4 प्रोमिजरी नोट का, सेक्शन नंबर 5 आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का होगा और सेक्शन नंबर 6 हमारा जो है वो चेक का होगा। ऑल वेल, तो कोशिश करते हैं आज की क्लास में सेक्शन नंबर 4 तो हो चुका है, बस आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ना है। सेक्शन 5 और सेक्शन नंबर 6 हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ऑल वेल, तो प्रोमिजरी नोट जो है वो क्या होता है? तो प्रोमिजरी नोट मैंने आपको बताया था कि मान लो मैंने आपसे सामान लिया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एक प्रॉमिस आपको लिख कर दे रहा हूं, एक अंडरटेकिंग आपको दे रहा हूं कि मैं 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको जो आज सामान ले रहा हूं उसके बदले में आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी, या तो आप जिसको बोलोगे उसको मिल जाएगी। ऑल वेल, पेबल टू ए सर्टेन पर्सन और इज ऑर्डर। तो वो पर्सन जो प्रोमिजरी नोट बनाता है उसको बोलते हैं मेकर ऑफ द प्रोमिजरी नोट, और जिसको पेमेंट मिलनी होती है मैच्योरिटी के टाइम पर उसको बोलते हैं पेई ऑफ द प्रोमिजरी नोट। तो आप ऐसे बोल सकते हो, पेयर एंड पेई भी आप लोग बोल सकते हो। ऑल वेल, तो फॉर्मेट क्या होता है प्रोमिजरी नोट का? तो मेरे बच्चे, प्रोमिजरी नोट का कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, बस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रखा है जो कि स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, बट सब लोग ऐसे ही बनाते हैं, आपके इंस्टीट्यूट ने भी लिखा हुआ है। तो मैंने देखो लिखा है कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, डेट होगी, स्टैंप ड्यूटी आपको देनी है, अमाउंट को 2 बार लिखना है, एक बार वर्ड्स में लिखना है, एक बार न्यूमेरिक लिखना है, एंड साइन करने हैं। 2 पार्टी होती है प्रोमिजरी नोट में, एक मेकर मीन्स जो पैसे देगा, एंड एक पेई होता है, द पर्सन हुज नेम इन द प्रोमिजरी नोट एंड टू हुम द पेमेंट मनी इज पेड, जिसको पैसे मिलते हैं। राइटिंग में होना बहुत जरूरी है प्रोमिजरी नोट, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। जैसे कि मान लो मैंने आपसे 10,000 रुपए ले रखे हैं उधार, और आज आप मेरे सामने खड़े हो, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि हाँ यार मुझे आपको 10,000 रुपए देने हैं, तो क्या ये मैंने प्रॉमिस किया आपको आपकी पेमेंट वापस देने का? तो आंसर है नो। तो यहां पर एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे ना होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अनकंडीशनल होगा, मतलब बिना किसी कंडीशन के। जैसे कि या वो कंडीशन हो जो होगी, जो नहीं होगी वो वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने ये बोला मिस्टर ए की शादी के 2 महीने बाद मुझसे पैसे ले लेना, दिस इज नॉट अ वैलिड प्रोमिजरी नोट, क्योंकि मिस्टर ए हो सकता है शादी ना करे। बट मैं ये बोलूं मिस्टर ए की डेथ के बाद, डेथ के 2 महीने बाद आप मुझसे पैसे ले लेना, तो फिर ये सही है, क्योंकि यहां पर पक्का मिस्टर ए की डेथ होगी, हर एक पर्सन की डेथ होती है। ऑल वेल, तो हम लोगों ने ये पढ़ाई करी, एंड ये मनी ओनली होना बहुत जरूरी है, मतलब बिना मनी के। जैसे कि मान लो मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस सामान के बदले, मान लो आज आपने मुझे कोई सामान दिया, इस सामान के बदले मैं आपको 1 लाख रुपए और साथ में एक एयर कंडीशनर दूंगा, दिस इज नॉट अ वैलिड प्रोमिजरी नोट, क्योंकि यहां पर मनी के साथ में क्या लिखा हुआ है? ओनली। ऑल वेल, तो ये हमारे हो गए। साइंड करता है मेकर, सर्टेन पे होना चाहिए एंड प्रॉपरली स्टैंप होना चाहिए। ऑल वेल, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूं। वादे के अनुसार सबसे पहले आपका प्रोमिजरी नोट आईसीएआई के मटेरियल से। लेट्स स्टार्ट। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं प्रोमिजरी नोट। तो प्रोमिजरी नोट के बारे में मैंने आपको क्या बताया, बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया हुआ। ये चैप्टर भी आपका बाकी के चैप्टरों की तरह जबरदस्त होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ए प्रोमिजरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी नोट। ये करेंसी नोट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो आपके पास करेंसी है उसकी बात नहीं हो रही, वो तो ऑलरेडी एक फिक्स्ड है, मतलब वो नोट में कोई बदलाव नहीं कर सकते, वो तो आरबीआई इश्यू करता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग यहां पर होती है। अनकंडीशनल समझ गए, बिना किसी कंडीशन के, या कंडीशन वो होनी चाहिए जो हो सकती है, जो परफॉर्म हो सकती है। ऑल वेल, साइंड बाय द मेकर, तो मैंने कहा था 2 पार्टी होती है, एक मेकर, to pay a certain sum of money only to or the order of a certain person or to the bearer of the instrument, मतलब payable to certain person or his order or bearer of the instrument। यहां पर मेन बात आपको क्या करनी है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग signed by the maker to pay certain sum of money
ओनली टू ए सर्टेन पर्सन ऑफ और इज ऑर्डर। तो ये सब बंदे कौन है? ये सब पेई हैं, और जो मेकर है ये पेयर है। ऑल वेल। और अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है सेक्शन नंबर 4, जिसको आप बोलते हो प्रोमिसरी नोट। इससे अच्छे तरीके से आपको शायद कोई भी नहीं बता पाएगा। तो ये स्पेसिमेन है प्रोमिसरी नोट का, मतलब एक तरीके से ये स्टैंडर्ड नहीं है, सॉरी स्टैंडर्ड है, ये फिक्स नहीं है। तो देखो लिखा हुआ है लखनऊ 10 अप्रैल 2022 10,000 रुपए 3 मंथ आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश, जो कि पे है, या तो उसके ऑर्डर पे 10,000 रुपए, तो स्टैंप लगेगी, राम जी के साइन हुए, तो राम कौन है यहाँ पर? पेयर है या मेकर, एंड श्री रमेश कौन है? पेई है, उनका एड्रेस मुंबई। ऑल वेल। तो मुझे लगता है समझ में आप लोगों को आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो आ जाओ जी अच्छे से। तो पार्टीज टू द प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट की कौन कौन सी पार्टी है? सबसे पहले पार्टी है मेकर। मेकर मतलब कौन होता है? मेकर मतलब डेटर, मतलब जो बंदा पैसा चुकाएगा। द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड द मेकर। मतलब अब जैसे यहां पर क्या है, 3 मंथ आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश, तो प्रॉमिस किसने किया? राम जी ने। तो राम कौन है यहाँ पर? मेकर हो गए। ऑल वेल। तो यहाँ मेकर का एड्रेस है, ठीक है, B20 ग्रीन पार्क मुंबई। और आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि रमेश मेकर है, रमेश मेकर नहीं है, रमेश पेई है, और यहाँ मेकर का एड्रेस दे रखा है, ठीक है जी। तो मेकर मीन्स द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड मेकर, ही इज द डेटर एंड मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। तो ये डेटर है और ये इंस्ट्रूमेंट को साइन करेगा। पेई कौन होता है? पेई इज द पर्सन टू हुम द अमाउंट ऑफ द नोट इज पेएबल। तो देखो यहां पर एक बनाया हुआ है कस्टमर। कस्टमर ने प्रोमिसरी नोट इशू किया, मतलब कस्टमर ने वादा किया, कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज मिली, उसने वादा किया कि मैं आप लोगों को पैसे दूंगा, या तो आपको दूंगा या बियरर को दूंगा, या किसी भी आप सर्टेन पर्सन हो, या आपके ऑर्डर पे दे दूंगा, या बियरर को दे दूंगा। तो ये पूरा पूरा यहां पर पे ही हो गया। ऑल वेल। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रोमिसरी नोट की? नंबर 1, इट मस्ट बी इन राइटिंग। इट मींस ओरल प्रॉमिस टू पे इज नॉट सफिशिएंट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे मत आ जाना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट को ओरली बना सकते हो, बट यहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपका ओरली नहीं बन रहा है। ऑल वेल। एंड देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। तो आप एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे करोगे, कोई भी ऐसा नहीं जैसे मैंने आपको बोला हाँ यार मुझे आपको 10,000 रुपए देने हैं, दिस इज नॉट अ एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। एक्सप्रेस क्या होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि हाँ मैं वादा करता हूं कि मैं आपको पैसे दूंगा, 3 महीने बाद स्टैम्प स्टैम्प लगा के पूरा प्रॉपरली मुझे लिखना है। ऑल वेल। तो मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट इज इनसफिशिएंट। हाँ मुझे आपको 10,000 देने, दिस इज जस्ट एक्नॉलेजमेंट एंड दिस इज नॉट अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। ऑल वेल। तो यहाँ एग्जाम्पल है 1, I acknowledge myself to be indebted to be in 1,000 to be paid on demand for value received। जब भी आप मांगोगे तब आप मेरे से ले लेना ये पैसे। तो वैलिड प्रोमिसरी नोट एज द प्रॉमिस टू पे इज डेफिनेट। तो बेटा ये वाला वैलिड है। अब ये वैलिड कैसे है? या मैं ये बोल रहा हूं आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन 1,000 रुपीज टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव। तो जब आप मुझसे मांगोगे मैं आपको पैसे दे दूंगा। यहां पर पूरी एक्नॉलेजमेंट कर रहा है, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट क्या है? ये डेफिनेट है। तो देखो डेफिनेट है, लेकिन आगे देखो मिस्टर बी आई ओ यू 1,000 इनवैलिड प्रोमिसरी नोट एज देयर इज नो प्रॉमिस टू पे, इट इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। आई ओ यू का मतलब होता है क्या कि हाँ मुझे आपके पैसे देने, बस मैंने ये बोला। क्या मैंने इस वादा किया ऊपर वाले की तरह? ऊपर वाले पॉइंट में देखो पूरा वादा कर रहा है। ऑल वेल जी। अगली प्रोमिसरी नोट का पॉइंट है ये डेफिनेट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। क्लियर है? देखो यहाँ एग्जांपल है, आई प्रॉमिस टू पे ₹5,000 7 days आफ्टर माई मैरिज विद द सी। द प्रोमिसरी नोट इज इनवैलिड। हो सकता है कि सी किसी और के साथ भाग जाए, हो सकता है सी की डेथ हो जाए, हो सकता है सी मुझसे शादी के लिए मना कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। शादियों पे तो आपने फिल्में भी बहुत देखी होगी, शादी में जरूर आना, बारात गेट पे पहुंची है और लड़की भाग गई,
और उसी बंदे के साथ किसी ने प्रोमिसरी नोट अगर किया हो तो बड़ा टेंशन में होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल 4, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ। तो बेटे ये होगा ही होगा, द डेथ ऑफ डी इज सर्टेन, लेकिन मैरिज सर्टेन नहीं है, तो ये वाला वैलिड है, मतलब ये वाला जो है वो वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। I promise to pay B 500 on D's death provided D leaves me enough to pay the sum, invalid promissory note। कह रहा है कि D की डेथ पर मैं पैसे दे दूंगा प्रोवाइडेड कि D मेरे लिए कुछ छोड़ कर जाए, इतना पैसा छोड़ जाए कि मैं तुझे दे दूं। अब मान लो D छोड़कर नहीं गया तो देखो D की डेथ डेफिनेट है, लेकिन D की जो विल है वो तो इनडेफिनेट है ना। D का मन करे वो किसको पेमेंट करे, अपनी प्रॉपर्टी किसको दे, वो तो डी चाहता है ना, कोई और थोड़ी चाहेगा। ऑल वेल। तो देखो ये इनवैलिड, ये इनवैलिड और ये वाला वैलिड। ऑल वेल जी। अब डी पॉइंट कह रहा है ए प्रोमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, मेकर इसको साइन करेगा वरना ये इनकम्प्लीट और इनइफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, अब खुद ही सोचो कि मैं ये बोलूं आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10,000 आफ्टर 3 months फॉर वैल्यू रिसीव्ड, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करे, आप 3 महीने बाद मेरे पास आए, मैंने कहा मेरा साइन कहाँ दिखा, तो कोर्ट में भी वैलिड नहीं होगा ये चीज। ठीक है, क्योंकि सिग्नेचर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, जैसे यहां पर एग्जांपल है आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड टू डिलीवर टू हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 January नेक्स्ट। 500 रुपए प्लस काला घोड़ा, बेटे ये नहीं चलेगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, मनी के साथ में ओनली। ऑल वेल। प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम, और एक सर्टेन सम होना बहुत जरूरी है, मतलब मैं ये बोलूं यार वो ले लियो जितने 10, 12, 20 हजार जो बन रहे ले लेना, है तो मनी ओनली लेकिन सर्टेन ही नहीं है 10, 12, 20 कितने, तो फिर आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल अदर सम विच शैल बी ड्यू टू हिम, promissory note invalid as the amount payable is not। All well, but sometimes the language of a promissory note is such that the amount payable can be easily ascertained, in such cases the promissory note will be valid। तो example है I promise to pay B ₹500 along with simple interest at the rate of 12% per annum। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सर्टेन है, 500 रुपए प्लस 12% उस पर इंटरेस्ट, दिस इज वैलिड प्रोमिसरी नोट क्योंकि प्रॉपरली सर्टेन है। अगला है द मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन, ये बड़ा अच्छा है। तो यहां पर जिसने भी प्रोमिसरी नोट बनाया है, प्रोमिसरी नोट बनाने वाला पर्सन कौन होता है, वो होता है मेकर, और एक होता है हमारा पे। यहां पर है मेकर और यहां पर है पे। तो मेरे भाई सबसे पहली बात, ये दोनों पर्सन सर्टेन होनी चाहिए, और ये दोनों पर्सन जो है वो डेफिनेट होने चाहिए, और दोनों अलग होनी चाहिए। अब जैसे मान लो ऐसा हो जाए, सल्लू ने एक प्रोमिसरी नोट लिखा सलमान को कि मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, ठीक है, अमीर आदमी है, थोड़ा बढ़ा देते हैं, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा 3 महीने बाद। तो ये वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों ही पार्टी जो है वो कौन है, सेम है, सल्लू और सलमान दोनों सेम है, तो यहां डिफरेंट होने चाहिए। अब मान लो ये फ्रॉड हो सकता है, सलमान ने बाकी आगे किसी शाहरुख को दे दिया, शाहरुख ने गुड फेथ में खरीदा, शाहरुख ने इसको सैफ अली खान को दे दिया, सैफ ने आमिर को दे दिया, आमिर ने ऋतिक को दे दिया, ऋतिक गया सल्लू के पास, लाओ भाई पैसे दो, सल्लू कह रहा मैं सल्लू तो हुई नहीं, मैं तो सलमान हूं। ये पंगे भी हो सकते हैं। तो फिर सीधी बात है, यहां पर पर्सन कौन होना चाहिए, डेफिनेट पर्सन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल वेल जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और स्टैंपिंग होनी बहुत जरूरी है, स्टैंपिंग। A promissory note must be properly stamped in accordance with the provision of Indian Stamp Act। अब स्टैंप ये नहीं कि आपने अपनी स्टैंप लगा दी वो नीली वाली डॉक्यूमेंट के ऊपर। स्टैंप मैंने पिछली क्लास में आपको गूगल के ऊपर भी स्टैंप की इमेजेस दिखाई थी। इंडियन स्टैंप एक्ट बना हुआ है 1899 के अंदर, ये कानून बना हुआ है,
आपको जो स्टैंप लगानी है वो प्रॉपरली ये वाली स्टैंप लगानी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब की हुई है। ऑल वेल, ठीक है। एंड सच स्टैम्प मस्ट बी ड्यूली कैंसल्ड बाय मेकर सिग्नेचर और इनिशियल ऑन सच स्टैंप और अदरवाइज। जैसे ये स्टैंप लगी हुई है, इसके ऊपर साइन करना है। क्लियर है जी? तो आप देखना स्टैंप के ऊपर स्टैंप लगी होती है। तो ये हमारा था क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पहला सेक्शन, प्रोमिसरी नोट। उम्मीद करता हूं आपको ये मैं बहुत अच्छे से बता पाया। चलो जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। सर अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक भी आज ही की क्लास कर रहे थे। तो अब करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पहले मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझना। देखो यहां पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था। यहां मिस्टर ए है, मिस्टर ए को सी से पैसे लेने हैं। देखो यहां पर मिस्टर ए है, मिस्टर ए को सी से पैसे लेने हैं और बी को देने हैं, ठीक है। अब बी से पहले ले फिर सी को दे, तो फिर ये थोड़ा सा चक्कर है। तो ए ने क्या करा, सी को एक ऑर्डर दिया। क्या दिया बच्चे? ए ने सी को ऑर्डर दिया कि क्या तू ये पेमेंट मिस्टर बी को कर देगा? सी ने बोला ओके। मतलब सी ने इस ऑर्डर को पहले क्या किया, एक्सेप्ट किया। सी ने बोला ओके। तो बेटा ये जो है ना पूरा का पूरा सिस्टम, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जहां पर मिस्टर ए जो है वो ड्रॉवर है। कौन है? ड्रॉवर। सी जो है वो ड्रॉई है और बी जो है वो पेई है। पेमेंट किसको मिलेगी? पेई को। पेमेंट देगा कौन? ड्रॉई। और इसके लिए ऑर्डर किसने दिया? ड्रॉवर ने। अब मान लो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पहली बात तो यहां पर कितनी पार्टी हो गई? 3 पार्टीज है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5 की शुरुआत ऐसे होती है कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि अनकंडीशनल ऑर्डर की बात करता है। तो यहां पर मिस्टर ए ने सी को दिया क्या? ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू सर्टेन पर्सन, यानी कि मिस्टर बी, और हिज ऑर्डर और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऑल वेल, समझ में आ गया? तो दिस इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फर्क क्या हुआ? प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी होती है, मेकर और पेई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है जनरली। हालांकि मान लो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 पार्टी है तो याद रखना हमेशा ड्रॉवर और पेई हमेशा सेम बंदा हो। तो मान लो मिस्टर ए ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, सी को ऑर्डर दिया भाई मेरे पैसे दे। सी ने बोला ठीक है मैं दे दूंगा पैसे आपके। तो यहां ए खुद ड्रॉवर भी है और ए पेई भी है, मतलब पेमेंट भी ए को ही मिलेगी। और सी कौन है? ड्रॉई। तो मतलब अगर 2 पार्टी होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो वहां पर मिस्टर ए यानी कि ड्रॉवर और पेई जो है वो दोनों सेम पर्सन माने जाएंगे, सेम पर्सन होते हैं। और वैसे सेम ना हो तो उसका भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो एक बार और डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में 1-2 फर्क बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। प्रोमिसरी नोट में सबसे पहला है सेक्शन का, तो सेक्शन 4 है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन नंबर 5 है। प्रोमिसरी नोट में मेकर एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देता है, अंडरटेकिंग मतलब प्रॉमिस। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर अनकंडीशनल ऑर्डर देता है ड्रॉई को, ठीक है। तो ये 2 बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई। तीसरी बात, प्रोमिसरी नोट में हमेशा 2 पार्टी ही होती है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जनरली 3 पार्टी होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। और अगर 2 पार्टी होगी तो ड्रॉवर और पेई जो है वो दोनों सेम पर्सन माने जाएंगे, ठीक है। तो पेमेंट यहां पर वैसे ही होता है जैसे प्रोमिसरी नोट में था, वहां भी पेबल टू सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और बियरर, और यहां भी पेबल टू सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और बियरर। इसका भी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, बस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो चलता आ रहा है तो वैसे ही बनाते हैं। क्लियर है? तो ऐसी कुछ बातें हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करेंगे।
तो देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला था ये आपको साथ साथ नोट करते रहना है, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5 हमसे ये बोलता है कि डेफिनेशन में इट मींस अ रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है। तो पहला फीचर देखो यहां से आ गया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, ठीक है बच्चा। साइंड बाय द मेकर, तो इसको साइन कौन करेगा, मेकर। मेकर यहां पर कौन है बेटे, ड्रॉवर। डायरेक्टिंग मतलब यहां पर मेकर डायरेक्शन दे रहा है किसी सर्टेन पर्सन को जो कि ड्रॉई है। तो देखो इस एग्जांपल में ए ने डायरेक्शन दी, इस मिस्टर ए ने डायरेक्शन दी किसको, सी को। सी कौन हो गया, ड्रॉई हो गया, ठीक है, ड्रॉई। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू ए सर्टेन पर्सन मिस्टर बी और हिज ऑर्डर और टू द बियरर। चलो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इट मींस ए रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर जो कि ड्रॉवर है। डायरेक्टिंग मतलब मेकर एक डायरेक्शन दे रहा है, ड्रॉवर एक डायरेक्शन दे रहा है किसी सर्टेन पर्सन को जो कि ड्रॉई है और मेरे एग्जांपल में मिस्टर बी है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू अनदर पर्सन जो कि पे है यानी कि सी, या सी के ऑर्डर पर किसी को, या बियरर। ऑल वेल मेरे बच्चे, ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, वहां पर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है और यहां पर अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। वहां पर दो पार्टी है मेकर और पेई होता है, यहां पर जनरली तीन पार्टी है, मेकर यानी कि ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। क्लियर है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, बस इस तरीके से बता रखा है थोड़ा सा। क्या देखो, टी ए ट्रेडर हैज सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 टू सी ए कस्टमर ऑन क्रेडिट ऑफ 3 months, ठीक है। तो देखो यहां दो पार्टी वाला एग्जांपल बता रहा हूं। नाउ टी कैन राइट ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो जिसने, देखो प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक डिफरेंस और है। देखो प्रोमिसरी नोट में मैंने सामान लिया ना, तो मैं ही प्रॉमिस लिख रहा हूं पेमेंट देने के लिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल वो बनाता है जिसने सामान दिया है। यहां ट्रेडर ने गुड्स बेचा किसको, सी को, सी ने उधार लिया, तो ट्रेडर खुद एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है। ऑल वेल, तो ₹5,000 3 months आफ्टर द डेट पे टू मी, देखो यहां पे क्या, पे टू मी, मुझे ही पैसे देना, और माई ऑर्डर या तो मेरे ऑर्डर पे ₹5,000 इस वैल्यू रिसीव्ड को टी ने साइन करे। अब वो सामने वाले से बोलता भाई तुम भी साइन करो और स्टैम्प। ऑल वेल, तो पार्टीज कितनी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी हैं, एक ड्रॉवर हो गया, एक ड्रॉई हो गया और एक पेई हो गया। अब ये ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूं। देखो ड्रॉवर में लिखा है, ड्रॉवर मींस मेकर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो बंदा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेकर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉवर। ऑल वेल, ड्रॉवर मींस मेकर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉई मींस द पर्सन whom the bill is drawn when the drawee accept the bill। तो ड्रॉई बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या बन जाता है, एक्सेप्टर। अब याद करो, जो पहला पेज है मेरे नोट्स का, आप लोग अगर लिख रहे हो तो पहले पेज पे जाओ, डेफिनेशन के बाद फीचर्स देखो। फीचर में मैंने एक बात बताई है कि अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए किसके द्वारा, ड्रॉई के द्वारा, और मैंने कहा था ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आएगा। क्लियर है, एक बार दिखा भी देता हूं। प्रेजम्पशन में तीसरा पॉइंट देखो, व्हेन ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज बीन एक्सेप्टेड इट इज प्रेज्यूम दैट इट वाज एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स डेट्स एंड बिफोर इट्स मैच्योरिटी। अब आपको ये लाइन समझ में आ गई कि इसको एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉई, ठीक है, क्योंकि मैंने ड्रॉई को क्या दिया, मैंने ड्रॉई को ऑर्डर दिया। ऑल वेल बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा 3 पार्टीज में, ड्रॉवर हो गया, ड्रॉई हो गया और पेई। पेई मतलब जिस बंदे को पैसे मिलेंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रॉवर और पेई जो है वो कौन हो जाता है, वो सेम पर्सन हो, ठीक है। जो मेरा एग्जाम्पल है उसमें ड्रॉवर यानी कि टी
ड्रॉवर भी है और टी ही पेई भी है, ठीक है जी। तो इट मीन्स अ पर्सन नेम्ड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड टू हुम पेमेंट विल बी मेड, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, ठीक है बच्चे। तो मैंने यहां पर नोट लिखा हुआ है बहुत प्यारा, तो नोट क्या है, इन केस व्हेन ड्रॉवर एंड पे इज सेम पर्सन देन देयर विल बी ओनली टू पार्टीज, दैट इज ड्रॉवर एंड ड्रॉई। अगर पेयर एंड पे, सॉरी ड्रॉवर एंड पे जो है वो सेम पर्सन है तो सिर्फ दो पार्टी होंगी, वो कौन होंगी, ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ऑल वेल। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोटा सा है, सेक्शन नंबर 5। अब जरा बुक से देखते हैं। चलो जी, बुक हमारी आ गई। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सबसे पहले इन्होंने हेडिंग में सेक्शन नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं सेक्शन 5। तो ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग, देखो क्या लिखा है, एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। मेकर को क्या बोलेंगे, ड्रॉवर। अब ये मेकर डायरेक्शन दे रहा है किसी सर्टेन पर्सन को, और ये सर्टेन पर्सन कौन है, ड्रॉई, कि तू पेमेंट कर किसी और बंदे को, या उसके ऑर्डर पे, या उसके बियरर, ठीक है। तो ये बंदा कौन है, पे। ऑल वेल। तो देखो कितने अच्छे तरीके से हमने डेफिनेशन देखी। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन क्या। अच्छा बेटे एक बात और, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से समझना है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरी अभी कल एक बच्चे से बात हुई थी, उसने मुझसे डाउट पूछा, मुझे फोन किया। जनरली फोन पे मैं डाउट नहीं बता पाता, व्हाट्सएप पे ही बताता हूँ, ऑडियो भेज देता हूँ, बट मेरी उससे बात हो गई, मैं फ्री था उस समय। तो मैंने पूछा बेटे क्लास कैसे देखते हो, तो उसने कहा कि सर 1.5x पे देखता हूँ। तो मैंने कहा बेटे इसको 1.5x पे आप देख रहे हो, अगर आप अपनी क्लास के अंदर बैठे होते तो क्या तब भी टीचर को बोलते 1.5x। मुझे पता है सब्र नहीं होता, खासकर आजकल बहुत जमाना तेज हो रहा है तो वेट नहीं होता, बट आप कुछ चैप्टर तो ऐसे हो सकते हैं जो नॉर्मल स्पीड पे देख सकते हो। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मल पे देखो, आप मेरी बात को समझो। बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, तो एक्सपीरियंस है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, आप इसको नॉर्मल स्पीड पे ही देखना, ठीक है, तेज नहीं चलना आप लोगों को। ओके, तो स्पेसिमेन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जरा देखते हैं। मिस्टर ए है जो कि कौन है, वो ड्रॉवर है। 48 MP नगर भोपाल, 10 अप्रैल 10,000 4 मंथ आफ्टर डेट पे टू मिस्टर बी, जो कि पे है सम ऑफ 10,000 फॉर वैल्यू। तो देखो ये पूरा सिग्नेचर ए का है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टी कितनी होती है, तो मेरे प्यारे 3 पार्टी है। ड्रॉवर है मेकर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉई है जिस पर्सन को डायरेक्शन दी गई है ड्रॉवर ने कि भाई तू पेमेंट कर, और पेई कौन है, द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम और हुज ऑर्डर द मनी इज बाय द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू बी। ऑल वेल। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्या है, सबसे पहली तो मेरे बच्चे ये राइटिंग में होना बहुत जरूरी है, मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे। वही प्रोमिसरी नोट को बिल्कुल सेम, प्रोमिसरी नोट में भी एक्सप्रेसली ऑर्डर देना है, ऐसे नहीं कि हाँ मुझे आपको पैसे देने हैं, दिस इज नॉट एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। द ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल एंड द ड्रॉवर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। चलो जी, ई पॉइंट, ड्रॉवर ड्रॉई इन पे मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन होने बहुत जरूरी है तीनों बंदे, तो ये प्रोमिसरी नोट में भी हमने देखा। ऑल दीज 3 पार्टीज मे नॉट नेसेसरीली बी डिफरेंट, 3 डिफरेंट पर्सन, वन कैन प्ले द रोल ऑफ 2, एक बंदा 2 का रोल प्ले कर सकता है। तो ऐसे केस में ड्रॉवर और पे जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज चेक के केस में भी बताऊंगा, ठीक है। चेक में भी क्या होता है, 2 पर्सन होते हैं, 3 भी हो सकते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी 2 और 3 हो सकते हैं। अब देखो जैसे ही क्या है, ड्रॉवर ने ही एक बिल लिखा और उसने बैंक को बोला कि आप मुझे पैसे दो, ठीक है। तो ड्रॉवर ही पेई बन गया, और बैंक यहाँ कौन है, बैंक को इन्होंने ऑर्डर दिया तो बैंक अपना ड्रॉई हो गया। ऑल वेल, देखो लिखा हुआ है, बट देयर मस्ट बी 2 डिस्टिंक्ट पर्सन, बट 2 लोग डिस्टिंक्ट होने बहुत जरूरी है। क्लियर है। In any case, as per section 31 of RBI Act, a bill of exchange cannot be made payable to bearer on demand. सेक्शन 31 RBI एक्ट का ये बोलता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी भी पेबल टू बियरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता।
बियरर ऑन डिमांड कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है? इससे लफड़े हो जाएंगे, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज खो गया, जिसको भी मिला वो जाके डिस्काउंट करवा लेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एग्जांपल नंबर 9, ऑन डिमांड पे टू बियरर द सम ऑफ ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, इट इज नॉट अ वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाउएवर ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड इन विच नेम ऑफ द पे इज मेंशन इज वैलिड। जब नेम ऑफ द पे है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो वो बियरर तो हुआ नहीं, तो बियरर इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू आप नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि उससे झगड़े हो रहे थे, उससे दिक्कतें आ रही थी। अब खुद ही सोचो, मैंने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज जारी किया, उस पे नाम बियरर था, पेई का नाम नहीं था, बियरर लिखा हुआ, तो वो कहीं खो गया, किसी पर्सन किसी गलत हाथों में चला गया, तो वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है ऑन डिमांड पे टू ए द ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज। तो ए को ऑन डिमांड हम भेज रहे हैं। ऑन डिमांड मतलब जब पैसों की जरूरत पड़े तब ले जाना, इसको बोलते हैं ऑन डिमांड। ऑन डिमांड कभी भी बियरर नहीं होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आरबीआई एक्ट के सेक्शन 31 में बोला हुआ है, क्योंकि इससे लफड़े हो जाएंगे। वो कैसे होते हैं ये भी सुन लो। मान लो ऑन डिमांड बियरर इंस्ट्रूमेंट जारी हुआ, तो बियरर मतलब पे यहां पर कौन है? अनसर्टेन है। अब मान लो वो इंस्ट्रूमेंट किसी गलत हाथ में चला गया, तो वो जाकर वो पैसे ले आएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? द सम मस्ट बी सर्टेन, तो ये सम सर्टेन होना चाहिए। ऑर्डर मस्ट बी पे, तो मनी ओनली, इट मस्ट बी स्टैम्प। ये सब कुछ हमने प्रोमिसरी नोट में देखा हुआ है। तो देखो प्रोसेस है यहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ड्रॉवर, मिस्टर सेम एक ड्रॉवर है, उसने गुड्स बेचा मिसिज रीता को, जो कि ड्रॉई है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डिलीवर्ड टू रीटा एंड इज एक्सेप्टेड बाय हर विद अनकंडीशनली, और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। देखो सिंपल, सैम ने गुड्स दिया रीटा को, ठीक है, गुड्स दिया, सैम ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा और सैम ने बोला रीटा को इस पे साइन कर दो, मतलब आप एक्सेप्ट करो कि आपने मेरे से गुड्स लिया हुआ है। तो रीटा ने उसको एक्सेप्ट किया, और मेच्योरिटी पे ड्रॉवर प्रेजेंट करता है इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉई। तो सैम जो कि ड्रॉवर है, उसने रीटा को मेच्योरिटी पे इंस्ट्रूमेंट दिखाया और रीटा इसको पेमेंट कर देती है। तो अब ड्रॉवर क्या बन गया? अब ड्रॉवर पेई भी बन गया, मतलब इस केस में ड्रॉवर एंड पेई दोनों सेम है। तो ड्रॉवर ने रिसीव करी पेमेंट और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। ऑल वेल। बहुत सिंपल प्रोसेस, देखो कितना बढ़िया बताया हुआ है। एस ने गुड्स दिया रीटा को, एस ने ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया और रीटा को बोला रीटा आप इसको एक्सेप्ट करें और मेच्योरिटी में मुझे पैसे दे दें। मेच्योरिटी पे रीटा ने पेमेंट करी, ड्रॉवर ने पेमेंट रिसीव करी, बात खत्म हो गई। तो प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक डिफरेंस क्या है? तो देखो डिफरेंस नंबर 1, डेफिनेशन। सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट, सेक्शन 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल क्या होता है? ऑर्डर होता है। दोनों में फर्क समझ में आया? प्रोमिसरी नोट में नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इन प्रोमिसरी नोट देयर इज ए प्रॉमिस टू पे मनी, और बिल ऑफ एक्सचेंज में देयर इज एन ऑर्डर फॉर मेकिंग पेमेंट। प्रोमिसरी नोट में बंदे ने बोला मैं पैसे दूंगा, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है? ऑर्डर दिया है, मतलब कि जिसने मुझे सामान दिया वो मुझे ऑर्डर दे रहा है कि आप मुझे पैसे देना। दो पार्टी होती है प्रोमिसरी नोट में, और ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे, 3। प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्ट नहीं करना होता, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना होता है। प्रोमिसरी नोट कभी भी पेबल टू बियरर नहीं हो सकता। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बियरर हो सकता है, लेकिन हाउएवर इट कैन नॉट बी पेबल टू बियरर ऑन डिमांड, कभी नहीं हो सकता। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा। बियरर हो सकता है बट कभी भी ऑन डिमांड नहीं हो सकता। ऑन डिमांड बियरर नहीं हो सकता। ऑन डिमांड मतलब कोई भी बंदा आके मुझसे पैसे ले जाए, नहीं हो सकता। हाँ, अगर लिखा हो ऑन डिमांड में मिस्टर ए को पैसा दे दूंगा, पर्सन सर्टेन है, तो वो पॉसिबल है। ठीक है। अब बात करेंगे मेरे बच्चे चेक की। चलो जी, नोट से देखते हैं चेक, सेक्शन नंबर 6। बेटे मेरे, चेक भी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होता है। ठीक है। अब चेक क्या है? देखो, आप किसी बैंक अकाउंट में अपना किसी बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन करते होगे। अब जैसे क्या है, मैं मिस्टर दीपक
दीपक ने किसी कमल से गुड्स लिया या सर्विसेज ली, तो दीपक ने कमल को एक चेक दिया 50,000 रुपए का कि आप जाओ बैंक से पैसे ले लो, HDFC बैंक मान लो। अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर दीपक ने HDFC बैंक को ये ऑर्डर दिया, देखो ऑर्डर वहां भी था, ऑर्डर यहां भी है, कि आप पेमेंट कर दो किसको, मिस्टर कमल को। ऑल वेल। तो चेक के केस में चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है, पेबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब ये बैंक आपके दीपक के बैंक अकाउंट से पैसे तभी डिडक्ट करेगा, डेबिट करेगा और किसी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगा जब दीपक डिमांड करेगा इस चीज की। ऐसे ही नहीं बिना पूछे पैसे जो है वो हो गए। तो दीपक हमेशा डिमांड करेगा बैंक से। और यहां पर कमल, तो कमल कौन है, पेई है जिसको पैसे देने हैं, और दीपक कौन है, ड्रॉवर है, और HDFC बैंक कौन है, ये ड्रॉई है। तो आप बोलोगे सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इसमें फर्क क्या है? फर्क है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो ड्रॉई है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन चेक के केस में ड्रॉई सिर्फ स्पेसिफाइड बैंकर होगा, जहां पर ये मिस्टर दीपक अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करता है। ऑल वेल। तो दीपक जहां अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करता है उसी जगह पर जो है वो चेक इशू करेगा, और HDFC बैंक एक ड्रॉई हो गया, दीपक ड्रॉवर है और कमल एक पेई हो गया। क्लियर है? तो ये हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा। क्लियर है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, मान लो दीपक को खुद पैसों की जरूरत पड़ गई, तो दीपक बैंक गया, उसने अपना ही नाम लिखा चेक पर, पे टू मी रुपीज इतना, तो बैंक ने इसी को पैसे दे दिए। तो ऐसे में ड्रॉवर और पेई दोनों सेम हो गए। थोड़ी देर पहले बताया था ये भी मैंने। क्लियर है? तो स्टार्ट कर रहा हूं चेक। तो चेक सेक्शन नंबर 6 कहता है, चेक एक ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि आप ड्रॉ करते हो किसी स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर, ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर, और ये ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होगा। पेबल ऑन डिमांड ऑलवेज मतलब आपका बैंकर आपसे बिना पूछे आपकी पेमेंट किसी और को नहीं देगा, यानी कि जब आप पैसों की डिमांड करोगे तब आपका बैंक जो है वो पैसे आपको या किसी भी पर्सन को दे देगा। एंड इट इंक्लूड्स एन इलेक्ट्रॉनिक चेक, और एक होता है ट्रंकेटेड चेक। अब ये इलेक्ट्रॉनिक और ट्रंकेटेड चेक को 2 मिनट बाद बता रहा हूं। सबसे पहले चेक की पार्टीज कितनी होती है, तो एक होता है ड्रॉवर, जैसे कि यहां मिस्टर दीपक जो होता है मेकर ऑफ द चेक। दीपक कौन था? चेक का मेकर, ठीक है, जिसने चेक को बनाया, चेक को लिखा। ड्रॉई कौन है? हमेशा एक स्पेसिफाइड बैंकर ड्रॉई होता है। तो इन केस ऑफ चेक द बिल इज ड्रॉन अपॉन ओनली ए बैंक। और पे यहां पर कौन है? इट मींस द पर्सन इन हुज फेवर चेक इज ड्रॉन, जो कि ड्रॉई है, यानी कि मिस्टर कमल। तो 3 पार्टी हो गई। तो यहां मैंने ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल दिया है। कुछ यूनिक फीचर है हमारे चेक के, वो यूनिक, अच्छा ये एग्जाम्पल अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। चलो, तो चेक के कुछ यूनिक फीचर हैं, वो क्या है? इट मस्ट बी ड्रॉन ओनली ऑन द बैंक वेयर द ड्रॉवर मेंटेन इट्स हिज अकाउंट। जैसे मेरा बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है, तो मैं आपको चेक कौन सा दूंगा? HDFC का ही दूंगा या कोई और बैंक का दूंगा? तो पक्की बात है HDFC का ही दूंगा। तो जहां मैं अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करता हूं वहीं का मैं आपको चेक दूंगा। द चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, हमेशा ऑन डिमांड होगा, मतलब मेरा बैंक मेरे बैंक से पैसे अकाउंट से तभी काटेगा जब मैंने डिमांड की हो, और कोई नीड नहीं है स्टैंप ड्यूटी की चेक के केस में। देखो प्रोमिसरी नोट में भी स्टैंप ड्यूटी था, और अपना इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी स्टैंप ड्यूटी था, चेक में स्टैंप ड्यूटी नहीं होता। स्टैंप ड्यूटी क्यों लगाते हैं? कि वो डॉक्यूमेंट ऑथोराइज्ड हो जाए। गवर्नमेंट की स्टैंप इसलिए लगाती है
अरे बेटे चेक तो ऑथोराइज्ड ही है, जब मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया होगा तो मैंने अपनी कम से कम 36 डिटेल दी होगी, अपना एड्रेस, अपने रिश्तेदारों का एड्रेस, नॉमिनी, ये वो फलाना ढिमका सब कुछ दिया होगा, तो वो एक तरीके की एश्योरिटी हो तो गई कि मेरे को स्टैम्प ड्यूटी लगाने की जरूरत चेक में नहीं होती। कभी देखा है चेक के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी? चेक अपने आप में एक स्टैम्प ड्यूटी है। अब चेक कितने टाइप के होते हैं जरा ये सुन लो बेटा। चेक दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक, एक होता है फिजिकल चेक। ऊपर मैंने कहा था ना, अभी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक चेक की बात बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो हम इलेक्ट्रॉनिकली चेक इश्यू करते हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर मिरर इमेज होती है। जो ओरिजिनल फिजिकल चेक होता है ना, उसकी बिल्कुल मिरर इमेज होती है। एक बार हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चेक की इमेजेस अगर आ जाए तो ये देखो, ये देखो, मतलब कि नॉर्मल चेक भी ऐसे ही लगता है, ये आपने देखा। और इलेक्ट्रॉनिक चेक भी बिल्कुल सेम, एज इट इज एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द जो है वो फिजिकल चेक। मैंने ये चेक इशू किए हुए हैं, बट अब जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब यूपीआई वगैरह की ट्रांजेक्शन बहुत हो गई है। तो इट मीन्स अ चेक विच कंटेन एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ ए पेपर चेक and is generated, written and signed in a secure system that is by use of digital signature। तो देखो फिजिकल चेक होता है तो हम उस पे ऐसे साइन कर देते हैं, तो डिजिटल पे साइन कैसे करेंगे? लैपटॉप पे तो लिखेंगे नहीं। तो लैपटॉप पे मतलब जो वहां पर सिग्नेचर होंगे वो कौन से होंगे? वो डिजिटल सिग्नेचर होंगे। समझ में आ गया? तो ये मेरा पहला क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक चेक। और अब मेरा ये है फिजिकल चेक और ट्रंकेटेड चेक। तो जरा इसको समझो, फिजिकल और ट्रंकेटेड चेक का क्या होता है। बेटे पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि कोई मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दिया, फिर बी ने उसको अपने बैंक में डाला। जो बी का बैंक है वो ए के बैंक से परमिशन मांगेगा कि भाई आपके कस्टमर ने एक चेक इशू किया मेरे क्लाइंट को, लाओ पेमेंट जारी करो। तो यहां ना एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। वो क्या होता है देखो, ए ने चेक दिया बी को, ए का अकाउंट है आईसीआईसीआई, बी का है एसबीआई। ए ने बी को चेक दिया, बी ने वो चेक जमा करा दिया अपने बैंक एसबीआई में, ठीक है। अब एसबीआई क्या करेगा? पहले ये चेक जो है पुराने जमाने में होता था, पहले ये चेक सेंड करता था ए को, सॉरी आईसीआईसीआई बैंक को। फिर आईसीआईसीआई बैंक उस चेक को ऑथराइज करता था और फिर वापस भेजता था किसको? एसबीआई को। एंड देन आईसीआईसीआई पेमेंट रिलीज करता था एसबीआई वाले इस मिस्टर बी के बैंक अकाउंट में। तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता था, 7 दिन 8 दिन 9 दिन लग जाते थे। देखो चेक फिजिकली जाएगा, फिर वो वापस चेक भेजेंगे। क्लियर है? तो इस समस्या से जो है निपटारा करने के लिए क्या हुआ, आजकल एक प्रॉपरली एक स्कैन्ड वो आ गई है, मतलब एक मशीन है कुछ आरबीआई की। अब एसबीआई फिजिकल चेक नहीं भेजता, एसबीआई क्या करता है? स्कैन करके भेजता है, स्कैन्ड कॉपी, स्कैन्ड इमेज। 2 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। आईसीआईसीआई फिर इसको अप्रूव करके वापस भेज देगा स्कैन्ड इमेज। इसी को कहते हैं ट्रंकेटेड चेक। तो ये जो प्रोसेस है इसको ट्रंकेटेड कहते हैं। तो देखो फिजिकल चेक ऑब्लिक ट्रंकेटेड चेक में कह रहा है, इट मींस अ फिजिकल चेक विच इज स्कैन्ड बाय द क्लियरिंग हाउस, विच इज scanned by the clearing house or collecting banker for the purpose of electronic transmission। तो ये क्या कर रहा है? एसबीआई इसको स्कैन कर रहा है। और कलेक्टिंग बैंकर कौन है? ये बंदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चेक इसी को दिया ना, तो इसको कहते हैं क्या? ट्रंकेटेड चेक। ऑल वेल बच्चे। अब यहां पर क्या है, एक डिफरेंस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक का। तो जब हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस देखा तो इसका भी देखते हैं।
तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन नंबर 5 है और चेक का सेक्शन नंबर 6 है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर ड्रॉई कोई भी बंदा हो सकता है, कोई भी नॉर्मल आपके और मेरे जैसा बंदा, लेकिन चेक के केस में ड्रॉई एक स्पेसिफाइड बैंकर ही होगा। क्लियर है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में स्टैंप लगती है, ये मैंडेटरी है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट भी कर लेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में स्टैंप लगती है, लेकिन चेक के केस में स्टैंप लगाने की जरूरत आपको नहीं। ऑल वेल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना होता है पहले, ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, मतलब एक्सेप्ट करेगा कौन? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉई पहले एक्सेप्ट करेगा, और चेक को बैंकर एक्सेप्ट नहीं करता। बैंकर ने देखा भाई मेरे कस्टमर का साइन है, बस हो गया, बैंकर पैसा रिलीज कर देगा, तो यहां पर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। ऑल वेल, ये तो मेरे नोट्स से हैं, आपने ये नोट्स अगर नोट कर लिए हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बुक पे जाने वाले हैं। तो चेक के बारे में थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। आ जाओ बेटे, सेक्शन नंबर 6 चेक का ये कह रहा है, ए चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देखो, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि ड्रॉ करते हो आप किसी स्पेसिफाइड बैंकर को, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड। मतलब चेक पेबल और क्या होता है? पेबल ऑन डिमांड। उसमें लिखा नहीं होता कि मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि आप पैसे दो, नहीं, चेक दे दिया, बैंक पैसे रिलीज कर देगा, इसको कहते हैं पेबल ऑन डिमांड। ठीक है? एंड इट इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक इमेज और ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब ट्रंकेटेड जो उसमें स्कैन होता है इलेक्ट्रॉनिकली, और एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो एग्जैक्ट मिरर इमेज होती है। तो देखो, चेक इज द बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on specified banker which is payable on demand. Okay, payable on demand means it should be payable whenever the holder choose to present it to the drawee, the banker. मतलब अगर मैंने बैंक में चेक दिया तो अब मेरा बैंक मेरे को पेमेंट करेगा ही करेगा, या मेरे बंदे को जिसको मैंने चेक इशू कराया। The expression banker include any person acting as a banker and any post office saving bank also. तो यह बैंक का मतलब सिर्फ HDFC SBI नहीं है, पोस्ट ऑफिस के जो बैंक अकाउंट होते हैं, पोस्ट ऑफिस बैंक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है, वो भी यहां पर इंक्लूड होता है। तो कुछ एक्सप्लेनेशन है, एक है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एक ट्रंकेटेड चेक। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स ए चेक ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर सोर्सेज एंड साइन इन ए सिक्योर सिस्टम विच इज अ डिजिटल सिग्नेचर। तो अभी मैंने आपको ये बताया था, ट्रंकेटेड चेक मीन्स ए चेक विच इज ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड मतलब होता है स्कैन होना, पहले फिजिकल जाता था, अब उसको स्कैन करके भेजते हैं, इसीलिए इसका नाम फिजिकल ऑब्लिक ट्रंकेटेड चेक रखा हुआ है। क्लियर है? पहले समय लगता था बहुत ज्यादा, पहले बैंक चेक भेजेगा, फिर वो अप्रूवल देगा, फिर वो चेक आएगा, तो अब सीधा स्कैन कर देते हैं एक सिक्योर सिस्टम में। ड्यूरिंग ए क्लियर साइकिल, क्लियरिंग साइकिल होती है एक दिन के अंदर, कभी कभी तो 1 घंटे में भी स्कैन होके काम हो जाता है अगर इमरजेंसी हो तो। ईदर बाय द क्लियरिंग हाउस और बाय द बैंक, वेदर पेइंग और रिसीविंग पेमेंट इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज फॉर ट्रांसमिशन, सब्सटीट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक इन राइटिंग। पहले क्या होती थी? पहले फिजिकल मूवमेंट होती थी जिससे बहुत समय लगता था, अब जल्दी पेमेंट करने के लिए ट्रंकेटेड चेक का काम है। ऑल वेल, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। For the purpose of this section, the expression clearing house means the clearing house managed by the RBI. तो clearing house RBI होता है। आपको पता है, आप कोई भी UPI की भी पेमेंट करते हो ना, उसमें 1 सेकंड में पेमेंट हो जाती है, वहां भी RBI पहले उस पेमेंट को चेक करता है उतने ही समय में। तो RBI एक क्लियरिंग हाउस का काम करता है। क्लियर है बच्चे? तो चेक का यहाँ पर एक स्पेसिमेन दे रखा है, ये आप लोगों ने देखा होगा, डेट, पे, सम ऑफ रुपीज, अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें हैं। चेक में कितनी पार्टी है? ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। तो मतलब ड्रॉवर मीन्स द पर्सन हु ड्रॉ अ चेक दैट इज मेक्स द चेक डेटर हिज लायबिलिटी इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। तो मैंने आपको चेक दिया, आप बैंकर हो, तो मेरी प्राइमरी लायबिलिटी हुई ना, मतलब कि किसी मिस्टर ए ने बी से माल लिया, ए ने बी को चेक दे दिया, पेमेंट कौन देगा? बैंक। लेकिन प्राइमरी लायबिलिटी क्या है? मिस्टर ए की, क्योंकि बैंक अकाउंट तो ए का ही है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ड्रॉई, ड्रॉई की स्पेसिफिक बैंकर है, और पेई कौन है? पेई मतलब जिसको पैसे मिलेंगे, जिसके फेवर में चेक इशू किया है, या शॉर्ट में लिख दिया चेक
पर्सन हु इज अ मेकर दैट इज ड्रॉवर, पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे ड्रॉई यानी कि ये बैंकर है जिसको डायरेक्शन मिली है, इसका बैंक अकाउंट है, और ये रिसीवर ऑफ अमाउंट है जिसको आप पे बोलते हो। ऑल वेल बच्चे, तो चेक के कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने आपको पढ़ाई है, फिर भी देख लेते हैं। सारी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ऐड कर दो, बस एक बात है, यहां स्पेसिफाइड बैंकर होना चाहिए और ये हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं। नोट, दीज टू एडिशनल फीचर डिस्टिंग्विश ए चेक फ्रॉम बिल, दस ऑल चेक्स आर बिल वाइल ऑल बिल्स आर नॉट चेक। इन्हीं दो स्पेसिफाइड बैंकर और पेबल ऑन डिमांड की वजह से चेक सेक्शन 6 में आया और बिल सेक्शन 5 में, वरना बिल और चेक में कोई फर्क नहीं है। हाँ, हर चेक बिल होता है लेकिन सारे बिल चेक नहीं होते। ऑल वेल, जैसे कि मैंने कोई बिल इशू किया, ड्रॉई बैंकर नहीं है तो वो बिल ही है, बट मैंने कोई चेक इशू करा जो जिसमें ड्रॉई बैंकर है तो वो बिल भी है और चेक भी है। ऑल वेल जी, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया, और अगर आया है तो कमेंट में जरूर बताएं। बच्चे कमेंट लिखते हैं, अच्छा लगता है, तो अप्रिसिएशन मिलता है, मेहनत करने का और मजा आता है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं बच्चे और बहुत अच्छे तरीके से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।